नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास थोड़ी सी लेट मिलने वाली है आपको, क्योंकि लाइटों की बहुत ज्यादा समस्या थी तो हम खुद इससे परेशान हो रखे थे। तो अभी लाइट जैसे आ गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रेक लेना पड़ता। और उसके बाद में भी हुआ क्या कि मैंने आधी क्लास रिकॉर्ड कर ली और फिर बाद में पता चला कि भाई साहब माइक नहीं लगाए हो, तो उसको बंद करके अभी फिर से शुरू की है, इसलिए आज थोड़ा सा डिले मिलेगा। अपने भारत के भूगोल के अंदर यानी कि लक्ष्य भेदी बैच के अंदर दो ही चैप्टर बाकी रहे हैं। एक तो रहा है आप लोगों के ये जो आज पढ़ रहे हैं अप्पा तंत्र, और दूसरा रहा है वनस्पति। ये करवाने के बाद लक्ष्य भेदी बैच ऑफिशियली समाप्त हो जाएगा। अनऑफिशियली कि हाँ, एक दो चैप्टर और भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के पढ़ने के ऊपर है। कुछ बच्चों के कमेंट है कि सर ऊर्जा संसाधन बाकी रह गया, उद्योग है, कृषि है, तो ये इकोनॉमिक के टॉपिक है। ये भारत के इकोनॉमिक के तीन टॉपिक है, ऊर्जा संसाधन, कृषि और उद्योग। तो ये मैंने आप लोगों को कहा इकोनॉमी भैया मेरी वीक है। इकोनॉमी मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी होती तो बढ़िया तरीके से इकोनॉमिकली भी अपन फायदा ले रहे होते। तुम्हारी तो इकोनॉमी वीक है, वो तो था ध्यान ही है, ते 4-5 साल देख लिया हो, है ना। और उसके लिए पुस्तक ऑलरेडी आप लोगों को जैसे दे रखी है, या आप इतने भी बोले नहीं होंगे कि आपके पास में कोई भी पुस्तक नहीं होगी, कोई ना कोई तो बुक पढ़ ही रहे होंगे। अरे मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कोई ना कोई पढ़ रहे होंगे, तो उसके अंदर इकोनॉमी के 2-3 चैप्टर दे रखे होते हैं, वो आपको सेल्फ पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये ऑफिशियली जो है अपना लक्ष्य भेदी बैच, जितनी आप लोगों की समस्याएं थी विश्व के जीके के अंदर, भारत के जीके के अंदर, तो वो आप लोगों के मैंने सुविधा कर दी है। बहुत इजी तरीके से ये हो जाएगा। थोड़ी सी असहजता लगेगी आप लोगों को सुनने में, थोड़ा सा जो है मेरे समस्या हो रही है अभी थोड़ी सी यहाँ पे। मारवाड़ी में क्या कि टांकी पड़ी चांदी पड़ी कहते हैं ना, वो वाली। एक गर्मी मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे गर्मी की सीजन पसंद आती नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा जो है मैं गर्मी से परेशान रहता हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सॉरी। ठीक है टाब्रो, देखो अफवाह तंत्र के अंदर अपन को पढ़नी है। भारत के अंदर दो तरीके का अफवाह तंत्र है। एक तो हिमालयी नदियां हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं। जो हिमालयी नदियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जल ले जाएगी, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो भी बंगाल की खाड़ी में या अरब सागरीय इसमें तंत्र में अरब सागर के अंदर जल ले जाएगी, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। और फिर होती है एक आंतरिक अफवाह की नदियां, आंतरिक अफवाह की नदियां होती है। तो आंतरिक अफवाह की नदियां किसी न किसी झील में गिर जाती वगैरह। तो भारत के अफवाह तंत्र में आंतरिक अफवाह की नदियां आप लोगों को बहुत कम पूछते हैं, नहीं पूछी जाती। और ये जो पूछी जाती है, जैसे हिमालय नदियों में आपको सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये पूछते, और फिर प्रायद्वीपीय नदियां पूछते। जितना राजस्थान के अंदर डीप सवाल आता है ना, उतना भारत के अंदर डीप नहीं पूछा जाता। तो जैसे भी पूछते वो अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी पहले से अफवाह तंत्र से रिलेटेड शब्दावली को पढ़ते हैं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो टापरो, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि ये शब्दावलियां कि नदी क्या है, ठीक है, अफवाह तंत्र क्या है, गाज क्या है। तो देखो नदी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, नदी किसे कहते हैं कि ध्यान रखना, किसी पहाड़, किसी पहाड़, पठार, ग्लेशियर, ठीक है, झील आदि से निकली बड़ी प्राकृतिक जल राशि। प्राकृतिक जल राशि प्राकृतिक इसलिए क्योंकि कृत्रिम होगी तो फिर वो तो नहरों में आ जाएगी, कि अपनी अनुसार जो है वो चल रही है, तो वो नहरों में आ जाएगी। प्राकृतिक जल राशि जो किसी विशिष्ट मार्ग से आगे बढ़े, ठीक है। अब कई टाबर कहते हैं कि गुरुजी परिभाषा लिखा रहा थे, परिभाषा पूछी, तो परिभाषा देखो पूछे कौन, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो किताब भी नहीं है जिनके पास में, जो इनके पास में कोई सोर्स नहीं है, तो वो यहीं से नोट्स बनाते, तो उनके लिए थोड़ा सी इजी हो जाएगा, ठीक है। और इतना तो आप भी समझते हो कि आपके लिए भी ये कोई पढ़ाई की चीज ही है, अपन कोई अनावश्यक दूसरी चीजें तो पढ़ नहीं रहे हैं। फिर आता है अफवाह तंत्र, कि अफवाह तंत्र क्या है। तो टाबरो देखियो कि नदियों और
उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जाल होता है वो अप्पा तंत्र कहलाता है। नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां, तो इनके द्वारा जो जाल बनता है वो अप्पा तंत्र कहलाता है। अब ये बहुत सारे तरह का होता है, चापाकार होता है, पंजाकार होता है, बहुत इसके सारे बहुत सारे रूप है जो आप लोगों के काम का नहीं है ना। जीके के अंदर इतना काम का नहीं है, यदि सब्जेक्ट होता तो काम का होता। मैंने जो सेकंड ग्रेड एसएसटी की ज्योग्राफी की बुक दे रखी है, च्यवन प्रकाशन से जो आती है अपने अलग अलग वॉल्यूम, उसमें से ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ये मेरी किताबें आ रखी है ना। तो इसके अंदर आप देखना भूगोल इतना तबियत से दिया है, ये सारी परिभाषाएं उसमें दे रखी है। परिभाषाएं छोड़ो, उसमें और भी बहुत कुछ है। मैं यहाँ पे आप लोगों को जीके की क्लास पढ़ा रहा हूँ, जीके के अनुसार। यदि उस सब्जेक्ट की क्लास देखोगे तो सब्जेक्ट के अनुसार उसमें कंटेंट है। तो वो चीजें जो आपके वॉल्यूम बहुत बढ़िया, उसके चलते भी अच्छे हैं वॉल्यूम, और बच्चे काफी सारे उसी से पढ़ते हैं, तो वो उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल के साथ में दे रखी है। अब देखो गार्ड्स के अंदर क्या होता है, तो गार्ड्स के अंदर क्या होते हैं, इन्हें महाखड्ड बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, महाखड्ड, महाखड्ड बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ये होते हैं यानी कि नदियों द्वारा, नदियों द्वारा लंबवत अपर्दन से बने बड़े वी आकार के, कैसे होते हैं, वी आकार के खड्डे होते हैं। वी आकार के खड्डे होते हैं जो कहलाते हैं आपके गार्ज कहलाते हैं। फिर आता है जलप्रपात। जलप्रपात क्या है कि कठोर चट्टानों से, कठोर चट्टानों या पहाड़ों से ऊंचाई से गिरने वाली जल राशि, ये किसके अंदर आती है, जलप्रपात। एक तरीके से झरनो है, मतलब सीधी भाषा में हम जो ना जलप्रपात क्या है, तो जलप्रपात एक तरीके से झरनो है, क्या है, झरने हैं, सीधी सी बात यही है। डेल्टा ये समझना जरूरी है, और एस्चुरी ज्वार नदमुख ये समझना जरूरी है। इसको पहले समझो ऐसे कि डेल्टा क्या होता है कि नदियां है ना अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेके आती है, यानी मलबा लेके आती है। तो ये अपना मलबा जो लेके आती है वो समुद्र में मिलने से पहले कई बार ये मलबा जम जाता है उससे समुद्र से पहले ही, और उस कारण नदियां जो है अलग अलग धाराओं में विभक्त हो जाती है, अलग अलग धाराओं में विभक्त हो जाती है। इसी कारण आप लोगों को पता है सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है और दलदल का रूप ले लेता है। तो ये विभक्त होकर फिर समुद्र में जाकर मिलती है, तो ये डेल्टा कहलाती है। और कुछ नदियां ऐसी आती है जो बिल्कुल अवसाद लेके ही नहीं आती और सीधी समुद्र में मिलती है, बल्कि समुद्र का जल आगे आके उनके अंदर मिल जाता है, वो होती है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। वो क्या होती है, एस्चुरी या ज्वार नदमुख। तो ये डेल्टा और एस्चुरी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें यदि आप जैसे लिखोगे ना डेल्टा के अंदर, तो डेल्टा के अंदर शॉर्ट में ऐसे लिख दो कि नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए अवसादों के कारण, अवसादों के कारण नदी का जल समुद्र या सागर में मिलने से पहले मिलने कई धाराओं में विभक्त हो जाता है, तो वो कहलाता है आप लोगों के डेल्टा। क्या कहलाता है भाई साहब, वो कहलाता है डेल्टा। ज्वार नदमुख के अंदर क्या लिखोगे, नदियों द्वारा बिना अवसादों के जमाव के कारण
सीधा समुद्र के जल में नदी का मिल जाना, ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहलाता है। यानी कि एक तरीके से समुद्र का जल आगे होकर इसके अंदर मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज है जो आप लोगों को अपवा तंत्र के अंदर पहले से ध्यान रखनी होती है भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखनी होती है। ले स्क्रीनशॉट। आज कई जनों की इच्छा पूरी हुई कि सर भी जो है लिख सकते हैं कंटेंट को। अरे लिखने में देखो समय कितना गया है, 10 मिनट लग गए, जबकि ये चीज मैं आपको 2-3 मिनट में अंदर समझा के बढ़िया करवा सकता था, पर मैं लिखा आने क्या है, किंगी किंगी इच्छा पूरी हुई, कोई ना कोई तो राजी हुई, तो कोई राजी हो जाए अपन कैसे जाए है। चलो अपने पास में दोनों पैटर्न है। देखो अब आते हैं अपन अपने ट्रेडमार्क यानी कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। पेन के लिए हरी ले लेंगे, हरो कलर तो नहीं बोर्ड में। ओके, उत्पत्ति के आधार पर भारत की जल निकासी प्रणाली 2 भागों में बांटा गया है। मैं क्लास स्टार्ट होते ही बता दी कि हिमालयी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां ये यहां से नीचे नीचे बहने वाली प्रायद्वीपीय, और ऊपर जो है वो हिमालयी नदियां हैं। ऊपर आती है हिमालयी नदियां, ये प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 2 तरह की अपवा प्रणाली है। और समुद्र की ओर उन्मुखीकरण से, यानी समुद्र की ओर बढ़ने से, तो नदियां कहां की तरफ बढ़ेगी? नदियां बढ़ेगी या तो यहां जाएगी अरब सागर में, या यहां जाएगी बंगाल की खाड़ी में, है ना। उल्टी तो जावे कौन, क्योंकि ढलान इस तरफ है, तो या तो अरब सागर के अंदर गिरेगी तो अरब सागरीय नदियां हो गई, या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो गई। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां है ना, इनका प्रतिशत आप लोगों को ध्यान रखना है 77% जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां हैं, और 23% अरब सागरीय नदियां हैं। कितनी है? 23% जो है वो अरब सागरीय नदियां हैं। ये ध्यान रखना है आपको। यही, और अपवा क्रम के अनुसार देखोगे तो भी यही वर्गीकरण है, बंगाल की खाड़ी का अपवा और अरब सागरीय अपवा। तो ये इनका वर्गीकरण है कि नदियां किस तरीके से डिवाइड होके आगे बढ़ती है, ठीक है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगी, कुछ इधर जाएगी। मोस्ट ऑफ नदियां कहा जाती है, एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकते हैं, 2/3 से भी अधिक नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल ले जाती है, और 1/3 नदियां जो है वो अरब सागर की तरफ जल ले जाती है। एक लमसम में ये ध्यान रख सकते हो। वैसे परसेंटेज मैंने बता दिया आप लोगों को एकदम क्लियर। तो टाबरो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा। अरावली और दिल्ली क्रम की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, इन दोनों के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। कौन? अरावली और दिल्ली क्रम की पहाड़ी जो है, अरावली जो है ना और दिल्ली क्रम की पहाड़ी, पश्चिमी घाट और इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कुल अपवा का 77% तो बंगाल की खाड़ी और 23% अरब सागर में प्रवाहित होता है। उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां जो है हिमालय पर्वत से ही निकलती है। ज्यादातर जो है वो कहां से निकलती है, यहाँ पे डैश लगा देना। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, और ये नदियां वर्ष भर बहती है। यानी कि ये कैसी हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है आप लोगों के सदावाहिनी। ये कैसी हो जाती है? सदावाहिनी। अब बताओ वर्ष भर क्यों बहेगी? क्योंकि हिमालय जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो जैसे गर्मी पड़ती है तो बर्फ पिघलती रहती है, और यहाँ से पानी जो है निरंतर इनको आपूर्ति मिलती है, तो ये सदावाहिनी होती है। क्योंकि इनका उद्गम स्थान हिमालय के हिमनद है, और यहाँ की नदियों को 3 अपवा क्रमों में बांटा गया है। यहाँ की नदियों को 3, तो मैंने बताई आप लोगों को, मैं मोस्ट कौन सी है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी क्रम, गंगा नदी क्रम और ब्रह्मपुत्र नदी क्रम, जिसमें से आज अपन पढ़ेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र आज पढ़ लेंगे। इस नदी क्रम में सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे कि सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, झेलम, यानी कि पंजाब जिससे बनता है, पंजाब जिससे बनता है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो मैदान पढ़ाए थे भारत के उसमें भी पढ़ाया था। तो पंजाब जिससे बनता है वो नदियां इसके अंदर आती है, आप लोगों को पता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता भी हुआ था, जिसको ये पहलगाम वाले हमले के बाद में निरस्त किया गया था, मतलब रोका गया था। ले स्क्रीनशॉट। देखिए अब आते हैं अपन एकदम व्यवस्थित तरीके से सिंधु नदी तंत्र पे, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र, इसका उद्गम पूछेंगे तो ध्यान रखना कैलाश पर्वत के बोखरचू से होता है। कहां से होता है? कैलाश पर्वत के बोखरचू से सिंधु का उद्गम होता है, ठीक है, सिंधु का उद्गम। लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है और भारत में 1134 है।
भारत के अंदर ये 1134 किलोमीटर बहती है, टोटल 2880 है, लमसम 2900 किलोमीटर भी कह सकते हैं, लमसम जो है 2900 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। भारत में प्रवेश जो है भैया दमदम चौक या दम चौक भी लिखा मिलेगा कई जगह, क्या लिखा मिलेगा, दम चौक भी लिखा मिल जाएगा, दमदम चौक भी मिल जाएगा। भारत और पाक की कुछ सीमा बना के और चिल्ला कर ये पाकिस्तान में मिल जाती है, यहां याद रख लियो, नहीं ऐसे याद रखना, चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में मिल जाती है, क्या भारत पाकिस्तान की सीमा बनाई और चिल्ला कर पाकिस्तान में मिल गई, ऐसे भी याद रह जाएगा, जैसे भी याद रहे, अपने को याद रखने से मतलब है। तो चिल्लास नामक स्थान से ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है और ये उत्तरी भारत की अंतिम नदी है भाई साहब, क्योंकि उत्तर ये कहां बहती है, ऊपर की तरफ ही है, उत्तरी भारत की इसे अंतिम नदी माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत का नाम हिंदुस्तान इसी नदी के नाम पर पड़ा है। जब मैंने भारत का परिचय पढ़ाया था आप लोगों को, जब इंडस से बताया था आपको कि इंडस से इंडिया बना और वहां के जो लोग हैं वो यहाँ की नदी को स को ह बोलते थे, तो इसलिए इसे हिंदू नदी कह देते थे, तो इसीलिए हिंदुस्तान नाम पड़ गया। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही समझा रखी है। उत्तर पश्चिमी अफवाह की ये सबसे बड़ी नदी है, उत्तर पश्चिमी अफवाह की ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। 1960 में भारत पाक के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, क्या हुआ था यहाँ देखो, किसकी मध्यस्थता से हुआ, विश्व बैंक द्वारा रेमंड को नियुक्त किया गया था। 1960 में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान थे, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, जनरल अयूब खान। अब इसमें क्या प्रावधान किया कि सिंधु, झेलम और चिनाब इन तीन नदियों को तो जो है 80% जल पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% जल जो है वो भारत उपयोग में लेगा, और रावी, व्यास और सतलज इसका 80% जल भारत काम में लेगा और 20% जल पाकिस्तान काम में लेगा। लेकिन देखो ये नदियां सारी कहां से, भारत होके जाती है, तो भारत के पास में पूरा कब्जा है कि मैं चाहा नहीं तो पाकिस्तान प्यासे में मर जा, क्या हमने रोक दिया है तो ये यूं समझ लो कि गर्दन पकड़ ली पाकिस्तान की, है ना, क्योंकि पानी नहीं है तो क्या है, पाकिस्तान तो पूरा ही सिंधु नदी के जल पे ही जीवित है। तो यहां से इसलिए जो है कोई भी जैसे ऐसी चीज होती है तो कहते हैं हम सिंधु जल समझौते को निरस्त कर देंगे, आप 80-20 छोड़ो, सारा ही हमारा है, तुम तो बस ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे आप लोगों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नदियों के अंदर अभी जो प्रश्न लेटेस्ट बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती है, सहायक नदियां, बाईं ओर से कौन सी मिलती है। और ये सिंधु वगैरह इनके हमने जीजीडी फैक्ट भी दिए थे जो बहुत बढ़िया तरीके से जो है आप लोगों के उसमें से प्रश्न कवर हुए थे। प्रश्न तो अपन बाहर जाने नहीं देते, किसी न किसी तरीके से प्रश्न को तो पकड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी भी दाईं ओर से मिलने वाली और बाईं ओर से मिलने वाली ध्यान रखना। देखो दाईं ओर से मिलने वाली जितनी भी नदियां हैं समझ लेना कि अफगानिस्तान से आने वाली नदियां जो है ना वो इसमें दाईं ओर से मिलेगी, वो दाईं ओर से मिलेगी, और भारत वाली इस तरफ वाली जो है वो बाईं ओर से मिलेगी। अपने भारत के जो पसंदीदा नाम है, मतलब ये कह सकते हैं कि हम उससे हैबिचुअल है सुनने के, तो वो वाले जो है वो बाईं ओर से मिलेगी और वो दाईं ओर से। देखो काबुल, गोची, गोमल, जोब, लोचो, ये सारी नदियां जो है ना ये मिलती है, श्योक वगैरह और आती है, और भी है नदियां जैसे कि श्योक है, ठीक है। ये नदियां सारी की सारी कहां से मिलती है, दाईं ओर की नदियां है। और बाईं ओर की याद रखने का बढ़िया, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, पंजाब वाली नदियां जितनी है, अपनी इंडियन नदियां, भारतीय नदियां जितनी है वो सारी बाईं ओर से मिलेगी। तो ये रट्टा मारने की तो आवश्यकता आपको है ही नहीं, या सिंधु जल समझौते में जो नदियां बता रखी है वो सारी बाईं ओर से मिलेगी और उसके अलावा है वो दाईं ओर से मिलेगी, बस होगो काम। सब्बो राव नामक स्थान पर यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है, सब्बो राव नामक स्थान पे ये कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि ये कहां मिल रही है, ये अरब सागर के अंदर जाकर गिर रही है। ये थी इसकी थ्योरी, ये समझ में आ गई। तो अपन डायग्राम की तरफ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक टावरो, देखो अब डायग्राम पे आगे बढ़ने से पहले ये हमने जीजीडी फैक्ट दिया था, ये हमने जीजीडी फैक्ट दिया था, इस पे भी देखो कहां से उद्गम हो रहा है, बोखरचू तिब्बत कैलाश पर्वत से। भारत में कहां से प्रवेश होता है, दम चौक, दमदम चौक या दम चौक। कुल लंबाई कितनी है, 2880। भारत में कितनी है, अपने 1114 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी सम्मान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और शेरमुख कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगी सम्मान और शेरमुख कहा जाता है। पाकिस्तान के मिठनकोट या मिठानकोट कर लेना इसे, मिठानकोट के निकट ये पंचनद समूह सिंधु नदी में मिल जाता है। पंचनद जो अपनी 5 नदियां हैं यहाँ की, पंचनद में कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु नदी भारत के जम्मू और लेह लद्दाख में प्रवाहित होती है। और सहायक नदियों में देखो श्योक, गिलगित, सीगर, काबुल, जास्कर और पंचनद।
तो ये पंचनद को छोड़ के बाकी सारी जो है वो दाईं ओर से मिलती है, पंचनद अपने बाईं ओर से मिलती है। ये नंगा पर्वत के उत्तर में मुंजे नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर 5181 मीटर गॉर्ज का निर्माण करती है। अब गॉर्ज क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां पे आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आएगी चीजें कि भाई क्या कैसे है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो ये आप लोगों के मैप है और ये दोआब क्षेत्र है। ये क्या है? दोआब क्षेत्र। जो मैंने आप लोगों को अभी भारत की अभी 5-7 क्लास पहले ही भारत के मैदान पढ़ाए थे, तब मैंने आप लोगों को ये सारे दोआब बताए हैं पंजाब वाले। कौन कौन से? सिंधु सागर दोआब, बारी दोआब, बिस दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब। पांचों दोआब जो है ये कौन कौन सी नदियों के बीच में बताए थे। जैसे कि ये सिंधु नदी है, सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा है? तो आप लोगों के आ जाएगा यहां से सिंधु सागर दोआब। ठीक है, फिर झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा है? छाछ दोआब है। कौन सा है? छाछ दोआब है। फिर चिनाब और रावी के बीच में आ जाएगा रचना दोआब। याद करने का तरीका बताया था। रेगुलर देख रहे हो ना क्लास? डायरेक्ट ये देखने आओगे तो चीजें नहीं होगी, रेगुलर देखने जरूरी है, नियमित रहना जरूरी है। फिर आप लोगों के आ जाता है बारी दोआब और बिस्त दोआब। ठीक है, बारी और बिस्त, ये पांचों दोआब बहुत अच्छी तरीके से लिखा है और इनसे प्रश्न बनते हैं। वापस कह रहा हूं, बनेंगे प्रश्न। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आओ आप सिंधु नदी के अंदर, तो ये सिंधु जब जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो यहां से देखो ये श्योक नदी मिल गई, ये गिलगित मिल गई, इसमें कुन्नर, स्वाद, काबुल, तोची, गोमल, झोब, ये सारी नदियां जो है ये मिलती है इसके अंदर। ये आ रही है सिंधु आगे। और फिर देखो यहां से ये देखो झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और ये, तो इसमें क्या है? अपने बाईं ओर से नदी के बायां और दायां कैसे पता चलता है कि जहां से नदी निकल रही है वहां उस तरफ जहां की ओर बढ़ रही है उस तरफ मुंह करके खड़े रहो, फिर वो बायां और दायां पता चल जाएगा। अच्छा, कि बाएं दाएं में भी समस्या बहनी कि बायां कौन सा दायां कौन सा, गुरुजी हमें समस्या होती है। तो देखो ABCD लिखो। क्या लिखो? ABCD। अब जिस तरफ B लिखा है वो बायां है, जिस तरफ D लिखा है वो दायां है। ऐसे मुंह करके खड़े अपन, तो इस तरफ B लिखा है तो ये बायां है, इस तरफ D लिखा है तो ये दायां है। अपन ऐसे घूम गए तो फिर बायां दायां, ये ध्यान रखना, ये बायां है ये दायां है। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद नहीं रहे तो दिमाग में सोचना कि बाद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाद। तो बा लिखा है जिस तरफ वो बायां है, द लिखा है जिस तरफ वो दायां है। ये तरीके हैं याद रखने के कि कैसे याद रखा जाए। और मैं तो हमारे स्कूल के बच्चों को भी ये तरीके सिखा चुका हूं, तो उन्हें तो बहुत आसान लगता है। A और B से अरब सागर बंगाल की खाड़ी सिखा दिया, बाद से ये बता दिया, अवरोही आरोही के क्रम बता दिए। उन्हें तो लगता है कि इतना आसान है पढ़ाई, तो मजा आता है उनको। तो मैं समझता हूँ आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो उन्हें तो आना चाहिए भाई। उनको तो मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ वहां जाके, मतलब आपको भी रेगुलर पढ़ाता हूँ, लेकिन उनको तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वहां स्कूल में जाकर, तो उनकी तो प्राथमिकता है, तो उन्हें तो ये चीजें ऑलरेडी याद है। तो ये जो है आप लोग देख लेना इसको, डायग्राम को। अभी देखो मैं एक और डायग्राम बताता हूँ, ले स्क्रीनशॉट। देखो डाल, ये डायग्राम जो दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे, ये मेरे सेल्फ नोट्स बनाए थे और मैं अपना रजिस्टर भी आज क्लास में लेके आया हूँ कि टाबरान बतावा कि थोड़ा मोटिवेट करा कि टाबरो यूं मेहनत हो सके। देखो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम है। ये देखो, ये हाथ से बनाए हुए, ये मैंने रीड के समय बनाए हुए मेरे नोट्स थे। यदि ये रजिस्टर किसी के हाथ में लग जाए तो समझ लो कि वो धनवान हो गया, तो समझ लो वो धनवान हो गया। देखो पूरा का पूरा रजिस्टर जो है भरा हुआ है, मैं बताता हूँ। देखो पूरा रजिस्टर भरा हुआ, इतने शानदार नोट्स बने हुए हैं कि मैं खुद भी इसे देखता हूँ ना कई बार, तो लगता है कि यार वास्तव में कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की। देखो पवन तंत्र और किस तरीके से, देखो पूरा हेडली कोर्स वगैरह सारे जो है बना रखे हैं, है ना। आपकी क्लास लेने से पहले मैं इन्हीं नोट्स को पढ़ता हूँ, और यदि देखोगे आप तो इनके अंदर शॉर्ट ट्रिक भी मेंशन कर रखी है मैंने। ये पवनों के नाम है और पवनों के नाम में शॉर्ट ट्रिक भी मेंशन कर रखी है। इसी के आधार पे वन लाइनर लिखी है। वन लाइनर जो है ना पुस्तक अपनी, वो इसी के आधार पे लिखी है। देखो ऐसे ऐसे बनाता था मैं नोट्स, ये मैप इसी के अंदर चिपका दिया, और ये जो है इसके अंदर सारे पवन कौन सी कहां से है। ये होती है नोट्स बनाने के तरीके, पढ़ाई करने के तरीके। ये देखो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, यहाँ पे ये देखोगे तो देखो गर्म धाराएं और ठंडी धारा। गर्म जो है वो मैंने लाल से बना रखी है, देखो दिख रहा है चलकोत कौन पट है, और ठंडी ब्लू से बना रखी है। फिर वापस यहाँ पे जो है गर्म धाराएं आ गई, तो यहाँ पे सिर्फ ठंडी धाराएं और अलग से बना दी मैप। ये इस तरीके से जो है नोट्स तैयार किए। हम कहीं जाना रहे पूरा जी, ये रजिस्टर हम तक भेज दो, या इसके कोई PDF बना के दे दो वगैरह, ए गणावे ये देख लो। इस तरीके से सारणी वगैरह सब, ये महाद्वीपों की सारणी। और तो ये तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रिवीजन बूस्टर के माध्यम से इसका काफी सारा मैटर दे दिया है। अब देखो जो हाथ की मेहनत है वो तो हाथ की रहेगी। जैसे मैंने आप लोगों को सिंधु नदी की तो बता दी, देखो एक और नदी का डायग्राम बताता हूँ आपको। ये गंगा नदी का डायग्राम,
गंगा का डायग्राम पूरा का पूरा है, सिंधु वाला तो मतलब बोर्ड पे भी शामिल कर दिया है और बढ़िया तरीके से। देखो ये एक बार जब अपने मेहनत आपकी खुद की पढ़ाई के लिए की है ना, वो बहुत आगे तक काम आती है। मेरे अभी तक काम आ रही है, यहाँ पढ़ाने में भी काम आ रही है। तो एक बार तबीयत से पढ़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, अपन ने यहाँ से शुरू की है इस नदी को, ये बोखरचू नामक स्थान से तिब्बत से निकलती है। फिर देखो यहाँ दाईं ओर से मिलने वाली सारी, देखो काबुल, गोमल, लोचो, झोप वगैरह ये सारी है ना, ये अफगानिस्तान से आने वाली नदियां। फिर यहाँ से जैसे आती है सिंधु सागर दोआब हो गया इसके और झेलम के बीच, ये छाछ दोआब हो गया, ये चिनाब नदी आ रही है, ये रचना दोआब है, ये रावी नदी आ रही है, बिस्त दोआब है, ये व्यास और सतलज नदी आ रही है, ये बारी दोआब है, ये मिठानकोट में पंचनद पूरा का पूरा, ये देखो मिठानकोट यहाँ बना रखा है, पंचनद पूरा का पूरा सिंधु नदी में मिल जाता है। फिर ये सबोराव नामक स्थान पे पाकिस्तान से कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है, कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर जाती है, ये ध्यान रखना। ये 1134 किलोमीटर है। अच्छा यहाँ पे 1114 आ गया ना, इसको 1134 कर देना, इसको 1134 कर देना, ठीक है। लो इनो भी स्क्रीनशॉट ले लो थे, हम तो इम तो काम आ जाए पूरा। देखो नदियों में पानी भी चलाए, आप नदी सूखी नहीं रखी है, ठीक है ना, पानी भी चलाए हो नदी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंधु की सहायक नदियां पढ़ते हैं। देखिए सिंधु की सहायक नदियों के अंदर अपन जो है ये पंचनद वाली पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आता है, ठीक है। बाकी के तो सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। तो देखो झेलम नदी, इसका उद्गम शेषनाग झील से होता है। कहां से होता है? शेषनाग झील से होता है। श्रीनगर इसके ही किनारे है, झेलम के किनारे है श्रीनगर, ठीक है। वूलर झील को भरने के बाद इसका पानी चिनाब में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वूलर झील को भरती है ये नदी और उसके बाद में इसका पानी कहां चला जाता है? चिनाब में। इसका प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। वितस्ता नदी के किनारे आप लोगों को पता है कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेशियस का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? राजा पोरस वाला हाइडेशियस का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आती है चिनाब नदी। इसका उद्गम चंद्रा और भगा के जरिए लाहौल स्पीति से होता है। कहां से होता है? लाहौल स्पीति से होता है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। इस पर सलाल परियोजना, ये भी बनेगा प्रश्न, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट करना। और पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सिंधु नदी में गिरती है। दुलहस्ती परियोजना भी इस पर है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट करो। दुलहस्ती और सलाल इसी पे स्थित है। किसकी बात हो रही है? अपने चिनाब नदी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चिनाब की। ले स्क्रीनशॉट टाप लो, यहाँ बनी जाए नोट्स, ए बनाओ नोट्स। ए भी मेरे इन रजिस्टर बड़ी ओड़ा यार, और ध्यान दे दियो पूरा पूरा। लो सिंधु की और अन्य के अंदर रावी नदी, तो इसका उद्गम र से रावी, देखो र से र तक याद रखना, र से रावी, र से रोहतांग दर्रे से होती है। ये सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। रावी नाम ही छोटो ही है, तो रावी है भी छोटी नदी। व्यास नदी, इसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे से होता है और इस पर पौन, थीन और पड़ो बांध बने हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। सतलज नदी, इसका उद्गम मानसरोवर के राक्षस ताल से होता है और हरि के बैराज बांध बना हुआ इस पे। भाखड़ा नंगल परियोजना इसी पर है। और शिपकिला जो दर्रा है, शिपकिला से ये भारत में प्रवेश करती है और लोंगरान नामक स्थान पर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर चिनाब नदी में गिर जाती है। लोंगरान नामक स्थान पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है, फिर चिनाब में गिर जाती है। और ये सारी नदियां फिर जो है कहां? मिठानकोट में जाके सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। आगे बात समझ नहीं आई तो एक बार और देख लेना। ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन ब्रह्मपुत्र नदी पे। देखो नदियां सारी स्त्रीलिंग होती है, लेकिन एक ब्रह्मपुत्र ही नाम ऐसा है जो पुल्लिंग नदियों के अंदर आ जाता है। देखिए इसका उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वत के मानसरोवर के चोमा युंगडुंग से होता है। कहां से होता है? चोमा युंगडुंग से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर के चोमा युंगडुंग से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये इस तरीके से यहां से बहकर आती है आगे। फिर इसके अंदर सहायक नदियां सारी की सारी मिलती चली जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में ये 1250 किलोमीटर बहती है। भारत में ये 1346 किलोमीटर बहती है और बांग्लादेश में 304 किलोमीटर बहती है। अब इसके नाम अलग अलग है ब्रह्मपुत्र के। जैसे जैसे इसके क्षेत्र बढ़ते हैं ऐसे ऐसे इसके नाम अलग अलग होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इनकी दूरियां ध्यान में रखना। ये जो है चोमा युंगडुंग से निकल के, चोमा युंगडुंग से ऐसे निकल के और फिर जो है आगे आती है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए भारत में इसका प्रवेश कहां से होता है? भारत में इसका प्रवेश होता है शादिया से। कहां से होता है? शादिया से इसका प्रवेश होता है। भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। कहां बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। अधिकतम गहराई इसकी 318 किलोमीटर है। भारत के अंदर अधिकतम गहराई कितनी है? 318 किलोमीटर। देखो अरुणाचल प्रदेश तो हो रही हो, अरुणाचल प्रदेश और आटा आयो असम, ठीक है। यहाँ पे आया असम और फिर यहां से ये चली जाती है कहां पे? ये चली जाती है बांग्लादेश में होते हुए और फिर बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है।
दिहांग में ये हिमालय से दो भागों में बढ़ जाती है, दिहांग में हिमालय से ये दो भागों में बढ़ जाती है और इसके बाद असम में प्रवेश कर यहाँ सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनाती है। सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा? माजुली नदीय द्वीप। कौन सा? माजुली नदीय द्वीप बनाती है सबसे बड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। असम के अंदर ले स्क्रीनशॉट। देखो गंगा का नाम जो है, अब गंगा का नाम ध्यान रखना क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र बाद में आगे जाकर मिलती है ना। गंगा का नाम जो है बांग्लादेश में पद्मा, चांदपुर में ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद जमुना हो जाता है। यमुना नदी अलग है, यमुना गंगा की सहायक है और जमुना ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद में चांदपुर के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। जिस स्थान पर इसमें सूरमा नदी मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? मेघना। मतलब बांग्लादेश में जाते जाते इसका नाम मेघना हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्या? सुंदरतम मत कर देना, सुंदरबन डेल्टा बनाती है और उसके बाद में ये जाकर गिर जाती है अपने कहा? बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। अब देखो ये ऐसे बहते हुए आती है, सादिया से प्रवेश होता है इसका। यहाँ पे जो है दर्रे वगैरह देख लेना, लोहित नदी मिलती है इसके अंदर, है ना। फिर इसमें भी क्या पूछते हैं? बायां और दाएं ओर से मिलने वाली नदियां पूछते हैं। अब देखो ये ऐसे जा रही है तो ऐसे खड़े रहो। अब जैसे बूढ़ी दिहांग हो गई, धनसिरी हो गई, ये सारी जो है ये नदियां बाई नदियों के अंदर आएगी। और दाएं में कौन सी आएगी? सुबनसिरी आ जाएगी, कामेंग आ जाएगी, संकोस आ जाएगी। ये सारी दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हो जाएगी इसकी। तो बाईं और दाईं ओर की नदियां रट के जाओ, पूछेंगे ये, ठीक है, पूछेंगे ये। ज्यादा लपड़े में मत पड़ना कि हाँ हमें डायग्राम बनाना ही आना चाहिए। चीजें जहां से पूछी जाए उसको याद करो ताकि और चीजों पे आप लोग अच्छे से ध्यान दे सको, ठीक है ना। हाँ, विद्वान बनने के लिए आपके पास में बहुत सारा समय मिलेगा आपको सिलेक्शन लेने के बाद भी, लेकिन एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए क्योंकि वो प्राथमिकता है। लो स्क्रीनशॉट। देखो ये हमने दिया था आप लोगों को झिझिड़ी फैक्ट ब्रह्मपुत्र नदी का, इसके माध्यम से तो और भी आप लोगों को मजा आएगा। चोमा युंगडुंग हिमनद मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। तिब्बत में शांगपो के नाम से जानी जाती है, ठीक है। भारत में प्रवेश सादिया से हो जाता है इसमें, और ये भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। भारत में जब प्रवेश करती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है, ठीक है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश होता है, असम हटा देना। दिबांग और लोहित नदी इसमें मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, कि इसके अंदर जब दिबांग और लोहित नदी मिल जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और सहायक नदियां जो इसकी, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाईं ओर से और दाईं ओर से। अभी भी जब प्रश्न बने थे तो लेटेस्ट यही बने थे। बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है? दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, बराक, सूरमा, कोलंग, बूढ़ी दिहांग। और दाईं ओर से कौन सी मिलती है? तो देखो रंगा नदी, सुबनसिरी नदी, शंकोश नदी, तीस्ता, मानस नदी, कामेंग और रेडक। इससे बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है, इन दो लाइनों से बाहर प्रश्न नहीं जाता है। बाई और दाई हमने तो ऑलरेडी आप लोगों को 2 साल पहले करवा रखी थी। ये जो फैक्ट दिया था आपको 1.5-2 साल हो गए तब करवा रखी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। और पद्मा और जमुना के मिलन के बाद दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। और ये गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी को ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया है। सदिया से धुबरी को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया है। कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में और फिर भारत में, देखो यहाँ पे कुछ अपने जो है कुल लंबाई के अंदर यहाँ पे डेटा में ये आएगा कि यहाँ 1250 लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि डेटा अलग अलग वेबसाइट के, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये थोड़ा सा मिलता है इसमें चेंजेस, तो इसलिए कुल दूरी तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनमें आप लोगों को चेंजेस मिलेगा। तो इनमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नदियों में जहां पे कंफ्यूजन होता है ना, वो किलोमीटर नहीं पूछता फिर एग्जामिनर, ठीक है। तो यहां से किलोमीटर इनके नहीं पूछे जाएंगे, लमसम में ध्यान रखना, लगभग में ध्यान रखना, बाकी 2900 किलोमीटर आपको याद रखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। चलिए इसी के साथ में साथियों आप लोगों के ये आज की अपा तंत्र वाली क्लास जो है काफी हद तक पूरी हुई। और क्योंकि एक क्लास और आएगी, अपा तंत्र का चैप्टर मोस्ट ऑफ तो आपके लगभग काफी कवर हो गया। अब देखो एक मुख्य नदी गंगा नदी है और उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये पढ़ लेंगे अपन कल, तो अपवा भी आप लोगों के हो जाएगा पूरा। इनके बाद में मैथन पढ़ाऊं अपने वनस्पति, और इनके बाद में करा नमस्कार, क्योंकि इसके बाद में भैया मेरा एक और जो जिम्मेदारी ली हुई थी कि मैं आप लोगों को जो है विश्व और भारत का जीके जो है भूगोल वगैरह ये पूरा करवा दूंगा, तो ये हो जाएगी पूरी। इसके बाद में आप लोगों के पास में पर्याप्त समय होगा सेल्फ स्टडी के लिए,
क्लासें और भी आएगी आपके सेकंड ग्रेड वालों के, और भी आएगी, लेकिन फिर जो है अपन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि देखो अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन था कि क्या होता है कि यूट्यूब पे अधिकांश जो भी पढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्टिव, सीधे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ा है तो कोर्स कौन ले, अपने सीधा पहले मैं ये हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूँ थ्योरी पढ़ो, पहले कंसेप्ट समझो, फिर ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे। तो अब अपने कंसेप्ट अपने पूरे कर लिए, राजस्थान जी के ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये भी हो जाएगा, तो फिर अपन तो अपने ऑब्जेक्टिव क्लासों की ओर बढ़ सकेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चिंता मत करो, पढ़ते रहो, नियमित रहो। मौज और राज करने की व्यवस्था आप लोगों के खुद के हाथ में है कि आप लोग कैसे पढ़ते हो, किस तत्परता के साथ में, तभी हो सकेगा। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।